हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने किसी आवेशित चालक की सतह पर लगने वाले बल के बारे में अध्ययन किया था। अब हमारे पास में इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो बचा हुआ है विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा, एनर्जी एट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा जो लास्ट टॉपिक है, अब हम इसे क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए आपको क्या चाहिए, हमें एनर्जी को कैलकुलेट करना है। किसके लिए? विद्युत क्षेत्र के लिए। तो जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एक जब हम आवेशित चालक लेते हैं तो यहां भी वैसा ही कुछ करना है। हमने एक आवेशित चालक लिया, लेकिन यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि ये जो चालक है ये गोलाकार है, जबकि लास्ट वीडियो में हमने ये नहीं माना था कि ये गोलाकार है। वो कैसा भी हो सकता था, घनाभ के आकार का, क्यूब के आकार का और स्फीयर के आकार का। लेकिन हम यहाँ पे ये मान लेते हैं कि यह चालक है वो कैसा है, गोले के आकार का है, और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं हम स्मॉल आर है। यह हमने इस चालक को ऐसा माना है। इस पर आवेश इस तरह से वितरित होगा, इसकी सतह पर ये सिग्मा आवेश वितरण घनत्व वितरित है। आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि चालक की सतह पर ही आवेश होगा, उसके आयतन में कोई आवेश नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, या तो इसके हम कहें कि इसके विद्युत क्षेत्र में वृद्धि कर दें, या फिर हम कहें कि इसके आयतन में कमी कर दें। बात एक ही है, इसका आयतन कम होगा तो इसका विद्युत क्षेत्र अपने आप ही बढ़ जाता है। तो हम या तो इसके आयतन में कमी कर दें, मतलब कि ये जो जगह घेर रहा है ये स्फीयर, इसको थोड़ा छोटा बना दें, या फिर ये कहें कि इसके विद्युत क्षेत्र में वृद्धि कर दें। जब इसका जो साइज है वो छोटा होगा तो इसका विद्युत क्षेत्र बढ़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इसके विद्युत क्षेत्र में वृद्धि करें या आयतन में कमी करें, तो उसके लिए इसमें एक एनर्जी आती है, वो एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। अच्छा, वो एनर्जी कहां से आती है? तो 11th क्लास में आपने देखा था हम एनर्जी को डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करते। जब भी हमें एनर्जी कैलकुलेट करने की बात करनी है तो हम एनर्जी को डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करते। E = ½ mv² या फिर mgs फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट नहीं कैलकुलेट करते। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम एनर्जी को वर्क से कैलकुलेट करते हैं। पहले हम कार्य की गणना करेंगे और कार्य की गणना के बाद में हम ऊर्जा की गणना करते हैं। तो देखिए कार्य क्या होता है, आपने 11th क्लास में देखा था, वर्क = फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यदि मैं अल्पांश कार्य की बात करूं या फिर कुल कार्य की बात करें तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट S या फिर R जो भी है, यह हमारे पास में फॉर्मूला होता है कार्य का। और यही कार्य हम कैलकुलेट करते हैं और यही कार्य किसके रूप में जमा होता है? ऊर्जा के रूप में जमा होता है, एनर्जी के रूप में। तो यहां पे हम कहां कार्य कर रहे हैं, जो इसके अंदर ऊर्जा आएगी, तो आप देखेंगे कि हम इसके आयतन में क्या कर रहे हैं? कमी कर रहे हैं। तो हम इसके आयतन में कमी करेंगे या फिर इसके ये विद्युत क्षेत्र में वृद्धि करेंगे तो हमें इस पर बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा और इसे दबाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हम इसको दबाएंगे, इसके आयतन में कमी करेंगे, तो हमें कार्य करना पड़ेगा। लेकिन वो कार्य हम किस बल के विरुद्ध कर रहे हैं, उस कार्य की गणना के लिए हमें बल चाहिए, पहली बात। तो दूसरा, हम इसे कितने विस्थापन तक दबा रहे हैं। जैसे कि यहां से हम इसको यहां तक दबा देते हैं कंप्लीटली, ये हमने इसको दबा दिया है यहां तक। ये आयतन इसका हमने कम कर दिया है, जो हम यहाँ ये लाइनिंग से शो कर रहे हैं, ये आयतन हमने इसका कम कर दिया है। इसका मतलब यहां से यहां तक जो विस्थापन किया है, ये मान लेते हैं हम कितना है, dr है। हमने कितना विस्थापन किया है इसका? dr विस्थापन। तो हमें विस्थापन का पता तो चल गया, लेकिन बल कैसे देखें हम कि हमने ये जो विस्थापन किया है, इसको विस्थापित किया है dr, ये किस बल के विरुद्ध किया है? तो हमें बल भी चाहिए वो। तो आपने देखा था लास्ट वीडियो में कि कोई भी चालक हो, उसकी सतह पर अंदर से अभिलंब बल लगता है, जिसे हम विद्युत बल कहते हैं। उसमें हमने ऐसे देखा था कि यहाँ पे एक अल्पांश लिया था, तो बाकी के गोले पर जो भी आवेश है वो इस अल्पांश के आवेश पर बल लगाएगा। तो वो हमने कैलकुलेट भी किया था, वो कितना आया था हमारे पास में, वो इस तरह से आया था, Df = σ²/2ε0 × ds। ये फॉर्मूला आया था हमारे पास में उस बल का।
लेकिन यह तो ds अल्पांश के लिए बल आया था। हम इस पूरे गोले की बात करेंगे तो हम पूरे गोले का क्षेत्रफल लेंगे, और आपको लास्ट वीडियो में बताया था गोले का क्षेत्रफल लेंगे तो यहाँ ds की जगह पर गोले का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से हम बल को कैलकुलेट कर लेंगे। बल आ गया हमारे पास में, विस्थापन है dr, दोनों को मल्टीप्लाई करके हम कार्य की गणना करेंगे और यही कार्य किसके बराबर हो जाएगा, ऊर्जा के बराबर। दैट्स ऑल, बहुत ही इजी डेरिवेशन है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिया हमने, माना एक आवेशित चालक है, माना एक आवेशित चालक गोला है जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है। अब हमें इसके विद्युत क्षेत्र में क्या करनी है, तो विद्युत क्षेत्र की बात करें तो हम विद्युत क्षेत्र में तो करते हैं वृद्धि, अथवा विद्युत क्षेत्र में वृद्धि के लिए हम क्या करते हैं, इसके आयतन में करते हैं कमी। तो इसके आयतन में कमी करते हैं तो हमें किसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, इसके विद्युत बल के, जो इसके अंदर से इसके तल पर या इसकी सतह पर अभिलंब बल लग रहा है। इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए वो बल लगेगा आपका। तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाता है वो, 90 डिग्री का, इस सतह के साथ में। तो ये जो बल लग रहा है अंदर से इस गोले पर, उस बल के विरुद्ध तो हमने कमी करते हैं। तो हमें अंदर से चालक की सतह पर लगने वाले बल के विरुद्ध, और ये कौन सा बल होता है, तो हम लिख देते हैं कौन सा बल होता है, विद्युत बल। विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना होगा, और यही कार्य इसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है या जमा हो जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने कार्य की गणना करनी है। तो हम जानते हैं कि कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि कार्य dW इज इक्वल टू बल इंटू विस्थापन। यहां dr क्या है, यहां dr गोले की त्रिज्या में कमी है। पहले गोले की त्रिज्या कितनी थी, r, हमने dr कम कर दिया है त्रिज्या को, मतलब इसको dr मोटाई से घटा दिया है। तो यहाँ dr गोले की त्रिज्या में क्या है, कमी है। अब हमें f का मान चाहिए, परंतु df इज इक्वल टू कितना होता है, ये हो गया हमारे पास में समीकरण एक, तो हमने देखा था लास्ट वीडियो में, परंतु df इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ds। लेकिन यहां जो ds क्षेत्रफल है वो कितना है, लेकिन यहां ds क्षेत्रफल है, ये है 4 पाई r स्क्वायर, इस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो df की जगह हम कुल बल ले लेते हैं, f वो कितना हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू अल्पांश क्षेत्रफल के बजाय कुल क्षेत्रफल लेते हैं, कितना, 4 पाई r स्क्वायर। अतः ये गोले की सतह पर लगने वाला कुल वैद्युत बल आ गया। अब समीकरण 1 में f का मान रख दो तो हमारे पास में कार्य आ जाएगा। अतः कौन से समीकरण से, समीकरण 1 से dw इज इक्वल टू f की जगह क्या पुट करेंगे, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई r स्क्वायर इनटू dr, और है हमारे पास में, इसको और मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यही कार्य किसके बराबर होता है,
ऊर्जा के बराबर होता है। तो ये आ गई हमारे पास में ऊर्जा। लेकिन हमें कौन सी ऊर्जा कैलकुलेट करनी है? तो हमें एकांक आयतन की ऊर्जा कैलकुलेट करनी है। तो देखिए आप इसका एकांक आयतन लेते हैं हम। एकांक आयतन के लिए क्या करेंगे? इसके जितने भी आयतन में हमने कमी की है उसका कुल ऊर्जा में भाग दे देंगे, तो एकांक आयतन की ऊर्जा आ जाएगी। माना कि जैसे कि 100 आयतन हमने कम किया है, 100 आयतन की ऊर्जा आती है 100 जूल, तो एकांक आयतन की ऊर्जा कितनी हो गई? 100 आयतन की 100 जूल है तो एक आयतन की 1 जूल। तो हम कुल आयतन से डिवाइड कर देते हैं एकांक आयतन के लिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, इधर देखते हैं। इसको दिया हमने समीकरण नंबर 2, लेकिन चालक की एकांक आयतन की ऊर्जा एकांक आयतन की ऊर्जा की बात करें तो कितनी होगी? U एट पर वॉल्यूम, इसको हम UV से लिख देते हैं, इज इक्वल टू कुल ऊर्जा बटे कुल आयतन। तो यहाँ पे कुल ऊर्जा कितनी है? Du, और इसका जो हमने आयतन कम किया है वो मान ले रहे हैं हम कितना है? dV है। तो देखिए dV कितना होगा, du कितना होगा? तो U एट V इज इक्वल टू du का मान तो हम वहां से रखते हैं, कितना आता है? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr अपॉन dv। तो देखिए dv कितना है? हेंस हियर dv इज इक्वल टू, तो dv कितना है आप देखेंगे यहां पर, ध्यान देना हम कौन सा आयतन ले रहे हैं? जो आयतन हमने कम किया है। तो कम किया आयतन कौन सा है? यहां से और यहां तक वाला, ये वाला आयतन हमने कम किया। और आयतन कैसे निकालते हैं हम? क्षेत्रफल इनटू मोटाई, ऐसे ही तो करते हैं हम आयतन के लिए। तो इस पार्ट का क्षेत्रफल कितना है? तो हमें पता है कि गोले की सतह का कुल क्षेत्रफल कितना है? 4 पाई r स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल तो हो गया कितना? 4 पाई r स्क्वायर। और इसे कितनी मोटाई तक घटाया है हमने? dr मोटाई तक। तो इसे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया हमारे पास में आयतन, क्षेत्रफल इनटू मोटाई। तो यहाँ पे जो आयतन है dv वो कितना आएगा? dv इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr। और ये मान उठा करके हम यहां रखते हैं। du का मान हमने रख दिया है पहले, अब dv का रखना है। dv का मान कितना है हमारे पास में? 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr। तो ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा हमारे पास में? तो हमारे पास एकांक आयतन की ऊर्जा बचती है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। और लास्ट में देखते हैं हम यहां समीकरण 3, एकांक आयतन की ऊर्जा को दर्शाता है। तो बहुत ही इजी डेरिवेशन है ये, ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी डेरिवेशन है। अब हमारे पास में एक छोटा सा और इसमें एक कॉन्सेप्ट रह रहा है, वो खत्म करते हैं, चैप्टर को फिनिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास में हमारा लास्ट टॉपिक है, आवेशित बुलबुले का संतुलन। तो आपके पास में जब हमने लास्ट में 11th क्लास में देखा था कि जो साबुन का बुलबुला होता है, ये आपके पास एक बुलबुला है और इसकी त्रिज्या है स्मॉल r। तो क्या होगा, इस बुलबुले के अंदर भरी हुई है वायु। क्या भरी हुई है? वायु। तो वह वायु बाहर निकलने की कोशिश करेगी इससे, तो वो क्या करेगी, इसकी सतह पर अंदर से दाब लगाती है। इस तरह से इसकी सतह पर क्या करेगी, वह वायु अंदर से दाब लगाएगी। लेकिन इस बुलबुले के बाहर भी वायु भरी हुई है, वायुमंडल है। तो जो वायुमंडल है वो इस पर वायुमंडलीय दाब लगाता है बाहर से, लेकिन ये जो अंदर से लगने वाला वायु दाब है ना, ये ज्यादा होता है। तो बुलबुला क्या करेगा, फूलता हुआ चला जाएगा और एक लास्ट पॉइंट पे जाके फट जाता है। लेकिन हम देखेंगे कि कभी कभी बुलबुला हमारा स्टेबल बना होता है। तो उसके रीजन क्या होता है कि ये जो ऊपर इसके परत बनी हुई है साबुन की, यह परत इस पर पृष्ठ तनाव बल और लगाती है। तो जैसे इस पर पृष्ठ तनाव लगेगा तो बाहर से लगने वाला वायुमंडलीय दाब प्लस पृष्ठ तनाव,
इस नीचे वाले अंदर वाले वायु दाब को क्या करते हैं, संतुलित कर लेते हैं। तो हम ये देखेंगे कि जो ये अंदर से दाब लग रहा है, यह माना लग रहा है हमारे पास में 5 पास्कल, और बाहर से जो दाब लग रहा है वो कितना लग रहा है, 3 पास्कल। तो कितना दाब अधिक है अंदर से, तो ये अंदर से दाब कितना अधिक है, 2 पास्कल। तो इस 2 पास्कल को संतुलित कौन करेगा, इसको पृष्ठ तनाव संतुलित करता है। तो ये जो अधिक दाब होगा इसे कहते हैं हम दाबाधिक्य। अंदर का जो दाब अधिक होता है इस बुलबुले की सतह पर, इस अंदर वाले दाब को जो अधिक दाब है उसको कहते हैं हम दाबाधिक्य। और इस दाबाधिक्य को संतुलित कौन करता है, तो इस दाबाधिक्य को संतुलित करता है इस बुलबुले का पृष्ठ तनाव। ये हमने 11वीं क्लास में देखा था। तो अब हम यहाँ पे इसको लिखेंगे कि एक साबुन का बुलबुला है जिसकी त्रिज्या क्या है, आर है। माना एक आर त्रिज्या का साबुन का बुलबुला है, अतः इसके अंदर से लगने वाला वायु दाब बाहर से लगने वाले वायुमंडलीय दाब से कैसा होता है, अधिक होता है। अतः संतुलन की स्थिति में, जब बुलबुला आपका संतुलन होगा तो संतुलन की स्थिति में कौन संतुलित करेगा इसे, इस दाबाधिक्य को पृष्ठ तनाव संतुलित करता है। और पृष्ठ तनाव को लिखते हैं हम किससे, सरफेस टेंशन को हम T से लिखते हैं। पृष्ठ तनाव कैपिटल T संतुलित करता है, यहां पे लिख लेना है आपको कैपिटल T। तो ये जो दाबाधिक्य है P एक्सिस, ये किससे संतुलित होगा, ये पृष्ठ तनाव से संतुलित होता है। किस प्रकार संतुलित होता है, तो उसका एक फॉर्मूला हमने 11वीं क्लास में देखा था, 4T/R, इक्वेशन नंबर 1। तो ये तो हमने 11वीं क्लास में देखा था। अब क्या करते हैं, अब हम इस बुलबुले को आवेशित कर देते हैं। हमने क्या किया, इस बुलबुले को आवेशित कर दिया। तो जैसे ही हम इसको आवेशित करेंगे तो अंदर की सतह पर जो वायु दाब लग रहा था उसके साथ साथ इसमें एक वैद्युत दाब भी लगने लगेगा। तो जैसे पहले अंदर की सतह पर 5 लग रहा था वायु दाब, बाहर से 3 लग रहा था, तो हमने देखा था दाबाधिक्य कितना था, 2। जो दाबाधिक्य यहाँ पे बचा हुआ वो कितना है, 2, उसे ये पृष्ठ तनाव संतुलित कर लेगा। लेकिन जैसे ही इस पर अंदर से वैद्युत दाब ये 3 और बढ़ गया, तो अब क्या होगा, ये 3 और हेड हो जाएगा। तो अब इसको जो वैद्युत दाब लग रहा है प्लस दाबाधिक्य लग रहा है, इन दोनों को संतुलन की स्थिति में कौन संतुलित करेगा, पृष्ठ तनाव को ही करना पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे कि जो ये दाब है, ये कौन सा दाब है, ये वैद्युत दाब है, जिसे हम किससे लिख रहे थे, P से। और ये क्या है, ये दाबाधिक्य है, जिसे हम लिखते हैं PEX से। तो ये जो PEX है प्लस वैद्युत दाब, इन दोनों को संतुलित कौन करेगा, ये पृष्ठ तनाव करेगा। तो देखिए इसे हम कैसे लिखते हैं, अब हम इस बुलबुले को आवेशित कर देते हैं। तो जैसे ही हम बुलबुले को आवेशित करेंगे तो क्या होगा, अतः इस स्थिति में बुलबुले की आंतरिक सतह पर
क्या लगने और लग जाएगा, विद्युत दाब और लगने लग जाएगा, विद्युत दाब भी लगने लग जाता है। तब क्या होगा कि जो आपका PXS है, जो दावा देख के प्लस विद्युत दाब है, इन दोनों को संतुलित कौन करेगा, 4T/R। जो पृष्ठ तनाव है वह P का मान क्या होता है, तो हम जानते हैं जो विद्युत दाब है इसका मान हमने लास्ट वीडियो में देखा था, P = σ²/2ε0 होता है। तो ये उठा के रख देते हैं, तब PEX + σ²/2ε0 = 4T/R। PEX की बात करें तो कितना हो गया, 4T/R - σ²/2ε0। तो क्या आप देख रहे हैं यहां पर कि जो आपके पास में ये दावा देख के लग रहा है प्लस विद्युत दाब लग रहा है, यदि ये बुलबुला हमारे पास में वही है जो पहले था, ध्यान देना थोड़ा सा, ये बुलबुला वही है जो हमारे पास में पहले था, लेकिन हमने इसको पहले आवेशित नहीं किया था। तो चलो पृष्ठ तनाव 2 पास्कल दाब को एडजस्ट कर रहा था, दावा देख के कितना था, 2। तो जो पृष्ठ तनाव है वो कितने दाब को एडजस्ट कर रहा था, इसको जो दावा देख के है हमारे पास में 2 पास्कल का, इसको एडजस्ट कर रहा था। इसने कहा मैं तो 2 और एक्स्ट्रा लगा रहा हूं 2 पास्कल, तो पृष्ठ तनाव बोला कि चल लगा ले, मैं एडजस्ट कर लेता हूं। तो इसने एडजस्ट कर लिया अपने हिसाब से, लेकिन जैसे ही हमने इसको चार्ज किया तो विद्युत दाब 3 और बढ़ा, 3 पास्कल सपोज, तो क्या होगा, अब पृष्ठ तनाव कहेगा मेरे बस की रोक नहीं है, मेरे बस की तो 2 पास्कल को ही एडजस्ट करना था, ये 3 पास्कल कहां से एडजस्ट करूं, तो ये नहीं हो पाएगा, तो ये क्या होगा, फट जाएगा बुलबुला। लेकिन हम यहाँ पे बुलबुले के संतुलन की बात करें तो संतुलन वाली कंडीशन में क्या होना चाहिए, संतुलन वाली कंडीशन में जो हमारा विद्युत दाब लग रहा है वह और जो पृष्ठ तनाव लग रहा है वह दोनों बराबर हो जाने चाहिए। क्या कह रहे हैं हम कि अंदर से जो लग रहा है दावादिक PEX प्लस विद्युत दाब, इन दोनों को संतुलित करने का काम किसका था, बेचारे पृष्ठ तनाव का। लेकिन पृष्ठ तनाव कहता है सर मैं तो इसको ही एडजस्ट कर सकता हूं, इसे तो नहीं कर पाऊंगा। तो ये क्या कहता है, चलो मैं तो हो जाता हूं 0, लेकिन तू इस अकेले को संतुलित कर ले, जो विद्युत दाब लग रहा है उसको संतुलित कर ले। तो पृष्ठ तनाव किसको संतुलित करेगा, केवल विद्युत दाब को, लेकिन कब, जब दावादिक के क्या हो जाता है 0। तो इस कंडीशन में बुलबुला क्या रहेगा, संतुलित रहेगा। तो संतुलन की स्थिति में जो आपका दावादिक के होगा ये क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इसको एडजस्ट नहीं कर पाएगा। यह पृष्ठ तनाव केवल और केवल किसे एडजस्ट करने में लगेगा, विद्युत दाब को एडजस्ट करने में। और यहां भी ये प्रॉब्लम ये होगी कि संतुलन की स्थिति में ये विद्युत दाब और ये जो पृष्ठ तनाव है ये दोनों बराबर रहेंगे, लेकिन जैसे ही विद्युत दाब अधिक हो जाएगा हमारा बुलबुला फूट जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम विद्युत दाब कितना ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, जबकि जो पृष्ठ तनाव है वो कितने पास्कल को संतुलित कर रहा है, 2 पास्कल को। तो इस कंडीशन में ये बुलबुला फूटने वाला है। हाँ, यदि हमारे पास में विद्युत दाब कितना हो, 2 पास्कल हो, तब जाकर के यह जो पृष्ठ तनाव है यह इस बुलबुले को संतुलन कर पाएगा। लेकिन उसकी एक कंडीशन होगी कि जो दावादिक है वो क्या होना पड़ेगा, उसे 0 होना पड़ेगा। तो हम देखेंगे संतुलन की स्थिति में क्या होने वाला है। संतुलन की स्थिति में जो PEX है इसको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। दावादिक को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। और जैसे ही ये 0 होगा तो आप देख सकते हैं यहां पे हम जैसे ही PEX की वैल्यू 0 रखेंगे तब 0 इज इक्वल टू क्या होगा, अगर हमारे पास में 4T/r माइनस σ²/2ε0, दैट इंप्लाइज जो σ²/2ε0 है ये किसके बराबर हो जाएगा, 4T/r के।
तो संतुलन की स्थिति में जो आपका विद्युत दाब है वो पृष्ठ तनाव जो दाब लगा रहा है उसके बराबर हो जाता है। तो ये हमारे पास में आवेशित बुलबुले का संतुलन होता है। अब यहां से आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं कि किसी संतुलित आवेशित बुलबुले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, जबकि उसके पृष्ठ पर पृष्ठ तनाव इतना है, उसका आवेश घनत्व इतना है और निर्वात की विद्युतशीलता इतनी है, तो हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। कभी कभी क्या करेगा, हमारे पास में देखिए यहाँ चार चीजें, सिग्मा, एप्सिलॉन नॉट, टी और स्मॉल आर। इन चारों में से दो या तीन चीजों को गायब करके वो इक्वेशन भी बनवा सकता है, तीन चीजें गायब करके एक चीज पूछ भी सकता है। तो इस तरह से इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और ये हमारे पास में बस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं कि आपकी एग्जाम में इसके पूछने की संभावना बहुत ही निल है। तो आपको लेकिन इसमें से न्यूमेरिकल पूछा जाता है 1 या 2 नंबर का, तो उसके बेसिस पे ये जो फॉर्मूला आता है हमारे पास में फाइनली, ये इंपॉर्टेंट है। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 और यहां समीकरण 1 आवेशित बुलबुले के संतुलन को दर्शाता है। तो ये हमारे पास में जो लास्ट टॉपिक था हमारा खत्म होता है, इसी के साथ चैप्टर नंबर 2 खत्म होता है। अब हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, आपका पोटेंशियल। तो यहां से आपको चैप्टर नंबर 2 में अभी भी आपकी कोई प्रॉब्लम्स रह रही हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।